नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग नेमा पुनः अपने इस YouTube चैनल के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक दो सेक्शन से रिलेटेड है, सेक्शन 1013A एंड सेक्शन 80GG। इन दोनों सेक्शन में जो कॉमन बातें हैं, ये आपने जो रेंट पे किया है, आपने अपने रहने के लिए जो घर किराए पर लिया है, उसके रिलेशन में जो किराया या जो रेंट पे किया है, उसकी इनकम टैक्स एक्ट में आपको द्वारा दी गई छूट पर कुछ प्रकाश डालता है। ठीक है, हम यहाँ इन दोनों सेक्शन को इंडिविजुअली समझेंगे, इन दोनों सेक्शंस में जो सिमिलरिटीज़ हैं उसे देखेंगे एंड जो डिसिमिलरिटीज़ हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के साथ। मित्रों, ये सेक्शन हमारी हाउस रेंट अलाउंस अगर हमें रिसीव हुआ है में से करमुक्त जो राशि है की संगणना के कैलकुलेशन के रिलेटेड हमें गाइड करता है। ध्यान दें, थोड़ा बेसिक है, हम समझ लें। हमें हमारा टैक्स कैलकुलेट करना है, जो हमारा जो कर दायित्व है वो हमें निकालना है। इसे निकालने के लिए हमें हमारी टोटल इनकम निकालनी होगी, क्योंकि टैक्स का फॉर्मूला होगा टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन यू। टोटल इनकम निकालने के लिए हमें ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी होती है। ग्रॉस टोटल इनकम से हम डिडक्शंस जो सेक्शन 80C से 80U में हमें गाइड किए गए हैं लेस करने होते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम चाहिए। ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारे पांचों हेड्स, हमारी सैलरी, हमारी हाउस प्रॉपर्टी, हमारा बिजनेस प्रोफेशन, अगर हमें कुछ कैपिटल गेन हुए तो हमारा कैपिटल गेन, हमारी अन्य स्रोतों से आए अदर सोर्सेज इनकम, इन सभी का सम टोटल होता है। ग्रॉस टोटल इनकम इन सभी पांचों हेड का सम टोटल होता है। इन पांचों हेड में से पहला हेड है दैट इज टैक्सेबल सैलरी। ओके, हम टैक्स लायबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे अगर हम ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें वेतन से आए हैं तो हमें टैक्सेबल, हमारी कर योग्य सैलरी इनकम भी कैलकुलेट करनी होगी। अब आते हैं हमारी कर योग्य वेतन से आय की गणना के ऊपर। देखें, जो टैक्सेबल सैलरी निकाली जाती है उसे निकालने के लिए हमें हमारे एम्प्लॉयर ने अगर से कुछ अलाउंसेस दिए हुए हैं, कुछ पर्क्स दिए हुए हैं, हमारा कुछ प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट किया है, वो सभी कंसिडर करना होता है। तो अब हम इंडिविजुअली बात करें, हमारी बेसिक सैलरी में हमारे टैक्सेबल अलाउंसेस ऐड कीजिए, हमारे जो टैक्सेबल परक्विजिट्स हैं वो ऐड कीजिए। इन सब के टोटल को ग्रॉस सैलरी कहा जाएगा। इस ग्रॉस सैलरी में से सेक्शन 16 में जो डिडक्शंस बताए हुए हैं उसमें पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन। असेसमेंट ईयर 2020 आगे 21-22 के लिए भी ये फिक्स्ड अमाउंट है, दैट इज 50,000। ओके, एंड दूसरा जो डिडक्शन है दैट इज प्रोफेशनल टैक्स। ग्रॉस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दीजिए, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉय लेस कर दीजिए, टैक्सेबल सैलरी मिलती है। ठीक है, अभी अगेन थोड़ा फोकस करेंगे। हमें हमारे ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए बेसिक सैलरी में टैक्सेबल अलाउंसेस ऐड करने हैं एंड टैक्सेबल परक्विजिट्स ऐड करने हैं। ये जो टैक्सेबल अलाउंसेस हैं ये कैसे निकालते हैं? टैक्सेबल अलाउंस निकालने के लिए अगर हम अगेन फॉर्मुलाइज करें इसे, तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ अलाउंसेस रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ अलाउंसेस रिसीव्ड। ओके, इन दोनों का मतलब से उदाहरण लेते हैं। से आपको टोटल 1,50,000 रुपए के अलाउंसेस रिसीव हुए हैं, जिसमें से जो आयकर अधिनियम है उसके प्रावधानों के बताए अनुसार से 1,00,000 रुपया कर मुक्त होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। ऑब्वियसली आपकी इनकम ऐड नहीं किया जाना चाहिए, तो उसे लेस कर दीजिए। 150 इज ग्रॉस अमाउंट ऑफ अलाउंसेस, 1 लाख इज द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, लेस करने पर जो अमाउंट मिलता है दैट इज 50,000, दैट इज योर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउंस। अभी इसको पूरा देखें, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अलाउंस मिल गए, बेसिक सैलरी है ही आपके पास, नीचे इसी तरह से टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स निकाल लीजिए, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ग्रॉस सैलरी से ग्रॉस टोटल इनकम तक पहुंच सकते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम से टैक्सेबल इनकम, और लास्टली हम टैक्स तक पहुंच सकते हैं। तो इंडिविजुअली सभी चीज़ों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इसमें हम फोकस कर रहे हैं टैक्सेबल अलाउंसेस के एक पर्टिकुलर अलाउंस के ऊपर, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। ओके,
क्या सेक्शन 10(13)A हाउस रेंट अलाउंस की बात करता है? नहीं, है ना। और स्पेसिफिक बात करेंगे तो जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 क्लॉज ए है वो HRA हाउस रेंट अलाउंस के उस अमाउंट की बात करता है जो एग्जेम्प्टेड होता है। इसका रोल या इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ रहे होंगे। अगर HRA हमें रिसीव हुआ है, उसमें से कुछ एलिमेंट एग्जेम्प्टेड है, तो उसे लेस किए बिना हम टैक्सेबल अलाउंसेस या टैक्सेबल सैलरी या टैक्सेबल इनकम तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो ये हुआ एक इंट्रोडक्शन सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A का। फाइन, अभी अगेन हम इस पर फोकस करें और थोड़ा इसे ब्रॉडन करें। आपके पास है अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड बाय यू, से ₹1,20,000। उसमें से हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितना HRA एग्जेम्प्ट है जिसे हम लेस करेंगे। ओके, एग्जेम्प्ट कितना है कैलकुलेट करने के लिए अब हमें जरूरत है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A की। ओके, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A स्टार्ट करता है लीस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। जो 3 अलग अलग पॉइंट हैं उनमें जो न्यूनतम होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा। जो एग्जेम्प्टेड होगा वो हमारे ग्रॉस HRA से लेस किया जाएगा। लेस करने पर जो मिलेगा दैट इज अवर टैक्सेबल HRA, जिसे हम आगे टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए ले जाएंगे। ओके, से हमारा एंड रिजल्ट आता है 40,000। ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड इज 1,20,000, 40,000 इज एग्जेम्प्टेड। अगर कैलकुलेशन हम करेंगे, अगर 40,000 एग्जेम्प्टेड है तो टैक्सेबल इज 80,000, टैक्सेबल HRA इज 80,000, जिसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इस 40,000 का कैलकुलेशन या जो भी अमाउंट आए का कैलकुलेशन कैसे किया जाना है, इस रिलेशन में सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A बात करेगा। ओके, it is least of following 3 points. Point number 1, it is rent paid by you, you means the employee, less 10% of salary. Fine, यहाँ पर जो आपने साल भर में रेंट पे एक्चुअल में किया है वो लीजिए, उसमें से लेस कीजिए 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का कैलकुलेशन थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी प्लस DNS allowance, those DNS allowances which are being considered for calculating your retirement benefits. Okay, and एक चीज और है जो ऐड करनी है, that is commission based on turnover achieved by you. नॉर्मली ये दो जो 3 पॉइंट्स हैं जो सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं, इन्हें हम सभी यूज में नहीं लाते। नॉर्मली बेसिक सैलरी ही यूज में लाई जाती, लेकिन हाँ अगर से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसे जो अलाउंसेस मिलते हैं, जो DNS अलाउंस मिलता है, स्पेसिफिकली DNS इन्होंने वर्ड यूज किया है, जो महंगाई भत्ता मिलता है, कुछ जगहों पर इसे वेतन पे भी कहा जाता है, सैलरी पे भी कहा जाता है, वो भी यहाँ बेसिक सैलरी में ऐड किया जाएगा। एंड अगर से कोई सेल्स वाले पर्सन है जिन्हें वो जो जितनी सेल करेंगे उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज मिलता है, तो उसे भी कंसिडर कीजिए। ओके, इन तीनों चीज़ों को ऐड कीजिए जिसे हम सैलरी कहेंगे। इस सैलरी का 10% कीजिए। उदाहरण के लिए किसी की बेसिक सैलरी से 5 लाख रुपए है, उसने जो DNS अलाउंस रिसीव किया है वो 1 लाख रुपए रिसीव किया है, और उसने जो साल भर में टर्नओवर अचीव किया, टर्नओवर अचीव करने में अपनी कंपनी की हेल्प की, वो उसे 2 लाख बनता है। तो 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 lakhs कम्स टू दिस 8 lakhs। 8 lakhs का 10% करना है। ये जो सैलरी इस तरह से आपको निकालनी है उसका 10% करना है। ओके, 8 lakhs का 10% आता है 80,000। ओके, दिस इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेंट पेड बाय यू। अगर आपने से 2 लाख रुपए रेंट पे किया हुआ है, 2 लाख रुपए में से यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमारा निकला हुआ अमाउंट है दैट इज 80,000, इसे लेस कर दीजिए। 2 लाख माइनस 80,000 कम्स टू 1,20,000। इट इज 0.1। मैं फिर से ला रहा हूँ आपको। सेक्शन 10(13)A इज टॉकिंग अबाउट लीस्ट ऑफ फॉलोइंग 3। ओके, इसमें पहला पॉइंट हम निकाल चुके हैं, दिस इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये जो उदाहरण हमने लिया उसमें इट कम्स टू से 80,000। फाइन, दूसरा पॉइंट है 40% ऑफ सैलरी। सैलरी वही है जो अभी हमने निकाली, बेसिक प्लस कमीशन प्लस दिस DNS अलाउंस। ओके,
If the person is paying rent in a metropolitan city like Delhi, Mumbai, Chennai or Kolkata, it is 50%. ये straight है 40% or 50% in specific cities. Third one, it's amount of HRA actually received by you. Okay, ये 3 अलग अलग पॉइंट हैं whichever is lower. Point number 1, rent paid minus 10% of salary. Point number 2, 40% or 50% of salary. Point number 3, actual amount of HRA received by you, whichever is less. So first का हमारा आउटकम आया 80,000. हमारी जो सैलरी बन रही थी, अगर आपको याद हो तो कुछ 8 लाख का फिगर था. से पर्सन इज रिसाइडिंग एट जबलपुर, तो इट्स गोइंग टू बी 40%. अगर वो मुंबई में रहते हैं, रेंट पे कर रहे होते तो 50% होता है ना. तो 8 lakhs का 40%, 3,20,000. एंड एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड से उसे एक्चुअल में 2 लाख रुपए का HRA रिसीव हो रहा है, तो इट इज 2 lakhs. 3 पॉइंट हो गए. इस एग्जाम्पल की बात करें तो पहला पॉइंट 80,000, दूसरा पॉइंट 3,20,000 एंड तीसरा पॉइंट दिस एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA से 2 lakhs, विच एवर इज लेस. इन तीनों में सबसे कम इट इज 80,000. दिस इज व्हाट, दिस इज द अमाउंट exempted out of total amount of HRA. टोटल अगर आपको 2 लाख मिला है, ये 80,000 घटा दीजिए, टैक्सेबल अमाउंट विल बी 1,20,000. 2 lakhs minus 80,000. टैक्सेबल HRA इज 1,20,000. इसको कैसे प्लेस करना है हमें? ये 1,20,000 टैक्सेबल HRA हुआ. इसके अलावा आपको DNS अलाउंस या दूसरे अलाउंसेस मिल रहे होंगे, उन सभी का टोटल कीजिए. इट विल बी टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ऑल अलाउंसेस. इसमें बेसिक सैलरी जोड़िए, इसमें जो परक्विजिट्स मिल रहे हैं उनका आपने जो टैक्सेबल का वैल्यूएशन किया वो जोड़ दीजिए. इट विल बी ग्रॉस सैलरी. अगेन स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स लेस कीजिए टैक्सेबल सैलरी, इसे दूसरे हेड्स की इनकम के साथ ऐड कर दीजिए. यू विल हैव योर ग्रॉस टोटल इनकम. कुछ डिडक्शंस हैं आपने TC वगैरह के, वो लेस कर दीजिए. विल हैव योर टोटल टैक्सेबल इनकम और उस पर टैक्स निकालिए. तो ये हमने पूरा इसका स्ट्रक्चर देखा. हमारा जो फोकस है दैट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A, हाउ मच इज टू बी एग्जेम्प्टेड आउट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड बाय. तो ये इस तरह से कैलकुलेट करना है. कैलकुलेशन कोई बहुत कठिन नहीं है. हम एक्सेल में कुछ सिंपल फार्मूला बना करके डिफरेंट पर्सन्स के लिए इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं. इसमें कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं जो समझने वाले हैं, ध्यान दें. पहला पॉइंट, अगर मैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA के कैलकुलेशन पे फोकस कर रहा हूँ, कितना अच्छे से इन्होंने इसे डिजाइन किया है. पहली चीज तो विचएवर इज लेस इन्होंने कहा है ना, मतलब जो 3 अलग अलग कैलकुलेशंस हैं उसमें जो कम आएगा केवल उस न्यूनतम अमाउंट की आपको छूट मिलनी है. एंड उसमें भी देखें, किसी भी हालत में जितना HRA आपको मिला उससे ज़्यादा डिडक्टेबल नहीं होगा. फाइन. लास्ट जो तीसरा पॉइंट था, एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA. दूसरी चीज़, किसी भी हालत में आपकी जो सैलरी आ रही है, सम टोटल ऑफ योर बेसिक सैलरी और DA एंड योर कमीशन, उसके 40% या 50% इन केस ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, उससे ज़्यादा भी छूट नहीं मिलेगा. इन जो पहला पॉइंट है रेंट पेड, ओके, रेंट पेड के ज़्यादा आपको छूट नहीं मिलनी है. और इसमें भी जो इसका स्ट्रक्चर है, इट इज़ व्हाट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर सैलरी. मतलब अगर आपकी सैलरी ज़्यादा होगी तो उसका 10% भी ज़्यादा होगा. अगर ये फिगर ज़्यादा होगा तो जो रेंट आप पे कर रहे हैं उसे ज़्यादा अमाउंट घटाया जाएगा. अगर ज़्यादा वैल्यू घटा दी जाएगी तो जो एंड रिजल्ट आएगा वो कम आएगा. मतलब अगर आपकी सैलरी कम है और आप रेंट ज़्यादा पे करते हो तो जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA है वो डिडक्टेबल होगा. लेकिन अगेन है ना, आप वापस पॉइंट नंबर 2 पर आते हो. अगर आपकी सैलरी कम होगी तो पॉइंट नंबर 1 का आउटकम ज़्यादा होगा, लेकिन वहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं आपकी इस कम सैलरी के 40%, 40% या 50% से ज़्यादा की आपको छूट भी नहीं मिलनी है. ओके, कितना अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन किया है, समझने वाली बात है ये. विच एवर इज लेस तो लगा ही हुआ है. तो ये तो हुआ ये सेक्शन. अभी इस सेक्शन में जो इम्पोर्टेंस रखने वाली चीज़ें हैं, देखें बहुत बार ऐसा होता है कि आपका खुद का घर है, फिर भी ऑक्यूपेशनल कंपल्शंस की वजह से आपका जो वर्क प्लेस है वो थोड़ा दूर है, या हो सकता है किसी दूसरी सिटी में हो. आपकी मजबूरी है, आप रेंट पे करते हो, आपको रेंट पे करना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप अगर एक्चुअल में जेन्युइनली रेंट पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ इस सेक्शन में छूट मिलेगी.
इवन ऐसे केसेस हैं जिनमें जो एम्प्लॉई है वो अपने पेरेंट्स के घर में रह रहा है और उन्हें रेंट पे भी कर रहा है जेन्युइनली, वहाँ उन्हें उस पर्टिकुलर केस में डिडक्शंस अलाउ किए गए हैं। ओके, मतलब आपका खुद का घर है या आपका खुद का घर नहीं है, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में जो डिडक्शन है वो एक्चुअल में रेंट पे करने की वजह से है। इस वजह से अगर आपने रेंट पे एक्चुअल में किया है तो आप एलिजिबल होंगे इस एग्जेम्पशन के। फाइन। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंस रखने वाला पॉइंट है, अगर आपने साल में 1 लाख रुपए से अधिक रेंट पे नहीं किया है तो आपको अपने एम्प्लॉयर के पास अपने लैंडलॉर्ड का पेन देने की जरूरत भी नहीं है। इवन अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रेंट पे कर रहे हैं एंड आपका लैंडलॉर्ड पेन होल्ड नहीं कर रहा है तो उस केस में भी आप एक डिक्लेरेशन उनसे ले सकते हैं, अपने लैंडलॉर्ड से ले सकते हैं और इसे अपने एम्प्लॉयर के पास जमा भी कर सकते हैं। ये एम्प्लॉयर के पास जमा करने की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन है, आपको वो जो सैलरी देते हैं उस पर अगर टैक्स बनता है तो उसे सोर्स पर ही डिडक्ट करना है ना, जिसे हम जनरली TDS के नाम से जानते हैं। आप उन्हें अपने सारे पर्टिकुलर्स अगर टाइमली मैनर में प्रोवाइड कर देंगे तो वो उन सभी चीज़ों को कंसिडर कर पाएंगे, उन सभी चीज़ों को कंसिडर करके वो सभी डिडक्शंस है ना, जैसे आपने रेंट पे किया है तो उसकी रिसीट्स वगैरह, आप अगर से LIC वगैरह पे करते हैं तो उनकी भी अमाउंट्स, उसकी रिसीट्स, फाइन, ये सारी चीज़ें आप अपने एम्प्लॉयर को देंगे, तब वो एम्प्लॉयर उन चीज़ों को कंसिडर करके आपका जो TDS के लिए लायबल अमाउंट है वो कैलकुलेट कर पाएगा। तो बेहतर हो कि आप अपने एम्प्लॉयर को, अगर आपने HRA का एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो अपने एम्प्लॉयर को रेंट रिसीट्स, रेंट एग्रीमेंट्स या जो एविडेंसेस हैं आपने रेंट पे किया वो सबमिट करें। अगर आप उन्हें सबमिट करेंगे तो एम्प्लॉयर उसे कंसिडर करते हुए जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो आपकी जो डिडक्टेबल, आपकी जो सैलरी है उससे डिडक्ट कर पाएगा और अकॉर्डिंगली आपका जो TDS का अमाउंट है वो निकाल पाएगा। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास वो रेंट रिसीट्स तत्कालिक रूप से इमीडिएटली अवेलेबल ना हो, आपका एम्प्लॉयर TDS उसे कंसिडर किए बिना, आपने जो रेंट्स पे किए हैं उसे कंसिडर किए बिना कर ले, कोई इशू नहीं है, आप इसे अपने रिटर्न में भी क्लेम कर सकते हैं। फाइन। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो इसमें कुछ डरने की भी बात नहीं है। बहुत बार हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि सर हमने जो एम्प्लॉयर हैं उनके पास एक फॉर्म सबमिट करना होता है, 12C कहते हैं जिसे, उसे सबमिट कर दिया और उसमें उसको जो रेंट पेड है वो फिगर्स हमने नहीं सबमिट किए थे, क्या हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसे क्लेम कर सकते हैं? हमारा आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। आपके पास अगर रिकॉर्ड्स है, अगर आप इसे जेन्युइनली प्रूफ कर सकते हो तो डरने की कोई बात नहीं है। इवन से हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि साहब हमने अपना खुद का घर है, हमने उसका इवन लोन लेकर के वो घर बनाया था या परचेज किया था और उस रिलेशन में सेक्शन 24B में हम इंटरेस्ट भी क्लेम कर रहे हैं, तो क्या हम सेक्शन 1013A का एग्जेम्पशन साइमल्टेनियसली क्लेम कर सकते हैं? हमारा आंसर होता है ऑब्वियसली कर सकते हैं। बस बात यह है कि आपने एक्चुअल में रेंट पे किया हुआ होना चाहिए। आप हमेशा ये कह सकते हैं कि हम ऑक्यूपेशनल कंपल्शंस की वजह से जो हमारा घर था उसे ऑक्यूपाई नहीं कर पाए हैं और हम अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए कहीं रेंट पर थे, वहाँ हमने रेंट पे किया हुआ है, हम HRA का सेक्शन 1013A का एग्जेम्पशन भी क्लेम कर सकते हैं साइड बाय साइड। अगर हमारा 23B का इंटरेस्ट का क्लेम है तो वो भी हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ ब्रॉडली सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A। इसका एक काउंटर पार्ट है, इट इज सेक्शन 80GG। ये बहुत अंडररेटेड सेक्शन है, नॉर्मली बहुत बार लोगों को इसका पता भी नहीं होता है, तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ये सेक्शन भी इंडिविजुअल्स के लिए है, ये सेक्शन भी रेंट पेड के रिलेशन में ही है। फाइन। इस सेक्शंस की एलिजिबिलिटी के लिए कुछ एक दो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला पॉइंट, आपको HRA रिसीव नहीं होना चाहिए। अगर आपको HRA रिसीव होगा तो आप सेक्शन 80GG के लिए एंटाइटल नहीं होंगे। हाँ, आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के लिए वेरी मच एंटाइटल्ड होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस प्लेस पर आप रिसाइड करते हो वहाँ पर आपके
या आपके स्पाउस के, आपके माइनर चाइल्ड के नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए। इवन अगर आपके पास एक घर है, अगर आपके पास पहले से एक घर है और आप रेंट पे करते हो, तो भी आप सेक्शन 80GG का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन वहाँ पर एक और कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी होगी, दैट इज इस घर के रिलेशन में आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला बेनिफिट क्लेम नहीं किया होना चाहिए। ध्यान दें, आपके पास अगर एक घर है, अभी रिसेंट अमेंडमेंट को अगर मैं इनकॉर्पोरेट करूं तो इवन 2 घर हैं, आप इन दोनों घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड घर, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस क्लेम कर सकते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस क्लेम करने का आपको बेनिफिट होता है कि इस पर आपको नेट एनुअल वैल्यू 0 कंसिडर करने की छूट है। मतलब आप इससे कोई रेंटल इनकम शो करने के लिए बाध्य नहीं है। साइड बाय साइड आप इसके रिलेशन में इंटरेस्ट पे, होम लोन के इंटरेस्ट पे का डिडक्शन भी ले सकते हो। ये एक बेनिफिट है। ओके, इसे थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मुझे थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए इसे। अगर आपके पास से 3 घर हैं, उसमें से 2 आप सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर लीजिए, तीसरे घर को आपको क्लेम करना होगा कि ये रेंटेड है, भले ही एक्चुअल में रेंटेड ना हो। ओके, उसका जो म्यूनिसिपल रेंट होगा या जो उसकी फेयर रेंटल वैल्यू होगी वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूप में आपकी इनकम में ऐड कर ली जाएगी। एंड ऑब्वियसली दैट विल बी सब्जेक्ट टू सर्टेन डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। बट फाइन, उस तीसरे घर पर आपको टैक्स देना होता है। मैं रिवर्स ऑर्डर में लूँ तो आपको 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करने की छूट है। मतलब घर होने के बावजूद आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनसे आपको किराया मिलता है और उस पर आपको टैक्स देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, अगर आपने घर की ओनरशिप है आपके पास और उन घरों को आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम किया है, तो आप सेक्शन 80GG में आपने भले ही एक्चुअल में रेंट पे किया है लेकिन एग्जेम्पशन या डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। फाइन, 80GG पर वापिस आए। ये सेक्शन इंडिविजुअल्स के लिए है, ये सेक्शन ऐसे इवन सैलराइज्ड इंडिविजुअल्स के लिए भी है जो HRA रिसीव नहीं कर रहे हैं। फाइन, इवन से कोई बिजनेस पर्सन है या किसी दूसरे सोर्स ऑफ इनकम उसे हो रही हैं, उसके लिए तो ये सेक्शन है ही। सैलराइज्ड इंडिविजुअल्स के लिए भी है, बस कंडीशन है कि उन्हें HRA रिसीव नहीं होना चाहिए। ओके, साथ ही साथ तीसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मैं फिर से ले रहा हूँ, आपके नाम पर या आपकी वाइफ के नाम पर, अगर हम फीमेल की बात करें तो आपके नाम पर या आपके हस्बैंड के नाम पर या आपके माइनर चिल्ड्रन के नाम पर उस लोकेशन में कोई घर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक क्राइटेरिया हुआ 80GG का बेनिफिट क्लेम करने के लिए। यहाँ पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस सेक्शन में जो डिडक्शंस हैं उस पर अपर लिमिट्स हैं, वो कैसे निकाली जाएगी। लाइकवाइज टू सेक्शन 1013A यहाँ पर भी 3 पॉइंट इन्होंने बताए हैं। अगेन यहाँ भी विच एवर इज लेस की कंडीशन है। पहला पॉइंट है इट इज रेंट पेड बाय यू माइनस 10% ऑफ योर एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब होता है योर ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शंस अदर देन सेक्शन 80GG डिडक्शन। मतलब आपकी से 5 हेड की जो इनकम है वो ऐड कर दीजिए, से 10 लाख रुपए होती है, आपकी 80C में से आपने 1.5 लाख रुपए की छूट ली है वो भी लेस कर दीजिए, बचा 8,50,000। ये 8,50,000 इस सेक्शन के लिए, सेक्शन 80GG के लिए आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम ली जाएगी। इट इज 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, है ना। तो इस उदाहरण में अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो एंड रिजल्ट विल बी 85,000, 8,50,000 इंटू 10%, दिस 85,000। रेंट पेड, फर्स्ट पॉइंट, या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर एडजस्टेड टोटल इनकम। से आपने 1 लाख रुपए का रेंट पे किया है, 85,000 लेस कर दीजिए उसमें से, एंड रिजल्ट पॉइंट नंबर 1 इज 15,000 इस एग्जाम्पल में, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। दूसरा पॉइंट 25% ऑफ योर एडजस्टेड टोटल इनकम। ओके, HRA का 1013A आपको याद हो रहा होगा, वहां पर 40% था, यहाँ पर 25% है। लेकिन अगेन अगर आप देखें तो वो 40% आपकी केवल सैलरी इनकम का था, जबकि ये एडजस्टेड टोटल इनकम का है। मतलब हो सकता है कि ये भले ही 25% है, उस 40% से ज़्यादा है। ठीक है, अगर से हम कैलकुलेशन की कन्वीनियंस के लिए अगर बात करें, एडजस्टेड टोटल इनकम से दूसरा उदाहरण हो गया ये 10 लाख है, तो 10 लाख का 25% इट कम्स टू
2,50,000। पहला पॉइंट उदाहरण में हमारा से 15,000 हुआ, दूसरा पॉइंट है से दिस 2,50,000, 25% ऑफ योर एडजस्टेड टोटल इनकम। एंड थर्ड पॉइंट इज 5,000 पर मंथ, एनुअलाइज करें 60,000 पर एनम। 3 पॉइंट है, फर्स्ट इज, मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस, फर्स्ट पॉइंट इज this rent paid minus 10% of adjusted total income. Second point is 25% of your adjusted total income. And third point is 60,000 per annum. मतलब किसी भी हालत में आपको 60,000 रुपये से ज़्यादा की छूट नहीं मिलेगी। जो एग्जाम्पल्स हमने लिए थे उनको अगर एक साथ रखें तो पहले का रिजल्ट था 15,000, दूसरे का हुआ 2,50,000 एंड थर्ड वन जो फिक्स्ड है अमाउंट दैट इज 60,000 विच एवर इज लेस। इस एग्जाम्पल में 15,000। ओके तो ये हुआ सेक्शन 80GG। हम दोनों सेक्शंस को अगर समझ चुके हैं तो एक छोटा सा कंपैरिजन होगा, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज की बात करें तो दोनों सेक्शंस इंडिविजुअल्स के लिए हैं। दूसरी सिमिलरिटी, दोनों सेक्शंस रेंट पेड के रिलेशन में हैं। तीसरी सिमिलरिटी, दोनों जो सेक्शंस हैं या जो एग्जामिशंस हैं ये आपके बेनिफिट के लिए है ना। चौथा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों में इंडिविजुअली 3 पॉइंट हैं जिनमें रेंट पेड को कंसीडर किया जाता है और आपकी इनकम को भी कंसीडर किया जाता है। पहले में जो अपर लिमिट है दैट इज अमाउंट ऑफ HRA रिसीव्ड बाय यू। दूसरे में चूंकि ये HRA ना मिलने पर ही आपके लिए है तो HRA तो बोल नहीं सकते वो वहाँ पर, दैट इज 60,000 उन्होंने फिक्स कर दिया है एक अमाउंट 60,000 पर एनम, विच एवर इज लेस, दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों में जो डिसिमिलरिटीज हैं, ओके ध्यान दें, अगर आप 1013A क्लेम कर रहे हो तो आप 80GG क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि 80GG की बेसिक कंडीशन ही है कि आपको HRA नहीं मिलना चाहिए, और अगर HRA मिल रहा होगा तो आप 1013A पर ही जाएंगे। दूसरी डिसिमिलरिटी, सेक्शन 1013A में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके स्पाउस या आपके चिल्ड्रन, माइनर चाइल्ड के नाम पर या आपके खुद के नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए, ओके जबकि सेक्शन 80GG में ऐसा रिस्ट्रिक्शन है। अगर इनमें से किसी पे के नाम पर भी आपके पास कोई घर है तो 80GG इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यू। साइड बाय साइड 80GG में एक कंडीशन और है, दैट इज आप ने सेक्शन 24 में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कोई एग्जेम्पशन क्लेम नहीं किया होना चाहिए, जबकि सेक्शन 1013A में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मित्रों ये कुछ हमारे डिस्कशंस थे सेक्शन 1013A एंड सेक्शन 80GG के रिलेशन में। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सेक्शंस के रिलेशंस में आपकी क्लियर हुई होंगी। इन दोनों सेक्शन के रिलेशन में आपकी कुछ भी क्वेरीज हो या कोई भी डाउट्स हो तो आप फ्रीली मुझे मैसेज कर सकते हो। हमारे इस चैनल में नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप अपनी क्वेरीज दे सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपकी सभी क्वेरीज का सेटिस्फैक्टरीली आंसर दे सकूँ। एंड अगेन मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप हमारे इस चैनल को इसी तरह पसंद करते रहें और हमारे प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।